हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट वीडियो में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था फैराडेज लॉ के बारे में कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बार बार में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मेरे दो टाइप्स के, जहां पे गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला गैल्वेनिक सेल्स, हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास में कोई भी केमिकल प्रेजेंट है। अब वो केमिकल है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर, क्योंकि जब कोई भी चीज होगी तो उसके अंदर उसकी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जब केमिकल है तो केमिकल में केमिकल एनर्जी होगी, और इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब क्योंकि अब ये बात तो सभी को पता है भाई, अगर यदि मान लो हमें उल्टा करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हमें केमिकल एनर्जी बनानी है, तो इसका कोई हर किसी को यूज थोड़ी करना है। ये तो लैब में यूज कर सकते हैं हम, भाई बाहर थोड़ी यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज करेंगे, हम ये तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी का हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कमर्शियल यूज के लिए, ताकि हम जो सेल्स बनाएं, हम कोई भी ऐसी चीज बनाएं जिससे केमिकल्स का यूज करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, जिससे हम बहुत अच्छे से अपने डेली लाइफ को यूज कर सके। बात क्लियर है? तो हमारे पास केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना रहे हैं, तो हम गैल्वेनिक सेल्स बोल रहे हैं। अब हमें इस एनर्जी का यूज करना है, मतलब हमें ओवरऑल अगर यदि ये देखना है तो हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना चाहते हैं। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर है? इसको जो हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं बैटरीज, बैटरी। अब बैटरी क्या होते हैं उस चीज को समझ लेते हैं। अब देखो हमारे पास में ये है बैटरी, BATTERY। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैटरी होता क्या है? तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि भाई मान लो, क्योंकि हमने तो एक चीज पढ़ी भाई, हम कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में एनोड होगा, कैथोड होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए, कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाए जो हमारे लिए बहुत ही आसान हो, जिसको हम हैंडल कर सके और जिसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो कमर्शियल यूज के लिए हमें ये बनाना है, तो हम ऐसे कोई भी फॉर्मेट बनाए। अब एक सेल बना ले, एक एनोड बना ले, एक कैथोड बना ले, तो उससे तो हम सेल बनाने वाले नहीं है। उससे तो हमें ना, तो अगर हमें कोई लाइट जलानी है, वो लाइट ऐसे थोड़ी जलेगी भाई। घड़ी चलानी है तो अब उसमें कोई कंटेनर जोड़ के, बीकर में जोड़ के और फिर उससे घड़ी रोटेट, ऐसा नहीं है। बात क्लियर है? तो उसको हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देते हैं, और उस अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि हमें गैल्वेनिक सेल से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो बैटरी किसको बोलते हैं? बैटरी का मतलब है जब मेरे पास में गैल्वेनिक सेल्स हैं, उनको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं। एक सीरीज में अगर यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो बन के आएगा अरेंजमेंट, वो मेरे पास में बैटरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बैटरी। बात क्लियर है? अब वो एक गैल्वेनिक सेल नहीं होगा, वो सेवरल नंबर्स हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। मतलब वो नंबर वेरी करते हैं कि हम कितनी वोल्टेज अचीव करना चाह रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो बैटरी का मतलब हो गया कि जब मैं नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स अरेंज्ड इन ए सीरीज देन फॉर्म्ड इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर? अब बैटरी मेरी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? बैटरी के 3 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वो 3 टाइप होते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स, सेल्स भी बोल देते हैं, बैटरी भी बोलते हैं, प्राइमरी बैटरीज। दूसरा टाइप होता है इसका सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, दूसरा बैटरी हो गया, वो सेकेंडरी टाइप का होता है। और तीसरा जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। यहां पे रिएक्शंस आएंगी, जहां पे एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उसे समझना बहुत अच्छे से, तो हम बहुत आराम से समझ सकते हैं बैटरी क्या है, किस तरीके से वो वर्किंग करती है। क्लियर है? अब मेरे पास प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल्स होते क्या है, किनको बोलते हैं? देखो, अब जैसे हम घरों में यूज करते हैं, मान लो मेरे पास में फोन है, अब इस फोन में बैटरी है। अब मैंने वो
पूरी तरीके से जब मैंने खरीदा था तो उस टाइम में वो जो बैटरी मिली उसमें 100% बैटरी पूरी तरीके से चार्ज्ड। मैंने 2 दिन यूज किया, 2 दिन यूज करने के बाद देखा मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, वो फोन है उसको उठा के फेंक देना चाहिए क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए चार्जर होता है, हम उसको दोबारा से चार्ज करते हैं और दोबारा से हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब किया क्या है, मैंने दोबारा से बैटरी को यूज कर लिया। किस तरीके से, रिचार्ज करके रिचार्ज किया। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में जो वॉच है, हैंड रिस्ट वॉच है या फिर जो भी वॉल वॉच है, कुछ भी है, अगर यदि उनके अंदर जो सेल्स आते हैं रेडियो का है, अगर यदि वो सेल है, क्या एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा यूज किया जा सकता है? क्या उसको रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास में 2 टाइप के सेल्स हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी सेल और दूसरा जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब ऐसे सेल्स से है, वो सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ध्यान से समझना इनके डेफिनेशंस क्या क्या है, ध्यान से समझोगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। प्राइमरी सेल कौन से हैं? वो सेल प्राइमरी सेल्स हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ऐसे सेल्स जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। बार बार यूज ना करने का मतलब एक बार यूज कर लिया उसके बाद उसे फेंकना ही पड़ेगा, हम दोबारा से उसका यूज नहीं कर सकते। अगर यदि मैंने ये बोला है रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं यूज एंड थ्रो। हमारे पास में सिस्टम होते हैं भाई, एक बार लिया तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, यूज कर लो, यूज करने के बाद फेंकना पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं, कई केसेस में हम ये देखते हैं, जैसे मान लो हम एक सेल लेके आए, हम 5-6 सेल ले आए, 10 सेल का एक पैकेट ले आए और वो लंबे टाइम के लिए हम ये सोच के लेके आए गए कि भाई अब बार बार सेल खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ले आओ, चलो ठीक है बरतेंगे, घर पे लेके आ जाओ, ठीक है ले आए, चलो बढ़िया है। अब मैं उसके ऊपर देखा, मैंने उस पर कि भाई उसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड दे रखा है उसमें 1 साल का, कि भाई 1 साल के अंदर आप यूज कर सकते हो। अब मैं ले आया हूं 10-20, एक सेल मैंने डाल दिया वॉच में, दूसरा सेल मैंने और कहीं यूज कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास में 5-10 सेल्स पड़े हुए हैं। अब 5-10 सेल पड़े, अभी भी वो सील्ड है, ऐसा नहीं है हमने ओपन कर लिया है या हम कहीं यूज कर रहे हैं, सील्ड है एकदम, नए सेल्स है, ठीक है। अब मैं कुछ टाइम बाद में, जब मैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद में उनको उठाऊंगा और उठा के देखूंगा, दोबारा चलाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता चलेगा वो सेल काम ही नहीं कर रहे, वो सेल यूज ही नहीं हो रहे, मतलब कोई उसमें वर्किंग नहीं है। कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही रिएक्शन कर गया, अपने आप ही वो खत्म हो गया, जिसको मैंने यूज भी नहीं किया कि भाई मैं उसको चलो बरत लूं, दोबारा से यूज कर लूं, नहीं, दोबारा बरतने की तो बात दूर की है, मैंने उसको ओपन भी नहीं किया है, वो पहले ही डेड हो गया है। ऐसा क्या हुआ भाई उसमें कि वो अपने आप खत्म हो गया। तो हमारे पास में प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो मटेरियल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हमें पता चलेगा जो हम रिएक्शंस करेंगे उससे कि भाई वो रखे किस तरीके से खराब हो गए। जो सेल्स है जिनको हमने यूज भी नहीं किए है, भाई जो हमने यूज कर लिया वो तो चलो मान गए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको रखे भी खराब हो गए वो कैसे, इन सब के रीजंस आज हम यहां पे जानेंगे प्राइमरी सेल्स में, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स अगर यदि हम देखें तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि मेरे पास में, जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। हम इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कॉमन एग्जांपल है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ज्यादा दिन नहीं चल रहे तो इसका मतलब इनके लास्टिंग पीरियड कितने हैं, वो बहुत ही थोड़े हैं, छोटे से टाइम के लिए, लोअर टाइम पीरियड, जिसको हम बोल सकते हैं लोअर टाइम पीरियड, ठीक है। चलो बिल्कुल अच्छी बात है, प्राइमरी सेल्स ये होते हैं, हमने समझ लिया। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, फिर सेकेंडरी बैटरीज क्या होंगे, इसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट किसका, जो मेरा प्राइमरी सेल है इसका जस्ट अपोजिट। कैसे भाई, इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे सेल्स जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, वो सेकेंडरी बैटरी होंगे। देखो इसमें दोबारा लिखा हुआ है वर्ड, देखो सेकेंडरी मतलब 2 बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। प्राइमरी इसको बस एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिचार्ज कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या ये यूज एंड थ्रो है, नहीं है, यूज एंड थ्रो नहीं है,
इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो नहीं है। क्या इनका टाइम पीरियड कम होता है? नहीं, लंबे टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है इनका। तो इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज लॉन्गर। बात क्लियर हो गई। और इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, ड्राई सेल का एग्जाम्पल देखें, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एक ये पढ़ेंगे इसके बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे निकल एंड कैडमियम बैटरी। निकल एंड कैडमियम सेल या बैटरी, ठीक है, जिसका हम घरों में इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में भी, और दूसरा निकल कैडमियम के बारे में। क्लियर है। तीसरा जो हमारे पास में टाइप आता है सेल्स का, वो आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं? जहां पे हम प्राइमरी सेल के बारे में देखेंगे, सेकेंडरी सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। इनके जो जो लिमिटेशंस हैं वो ये तो तब तक चल सकते हैं भाई, इसमें तो हम थोड़े केमिकल का यूज करेंगे, इनमें हम थोड़े केमिकल्स का यूज करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूल सेल, जैसे हम कोई भी खाना खा रहे हैं, हमें जैसे मान लो भूख लगी है, हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब है वो फ्यूल ही है। बात क्लियर है। वो एनर्जी का मतलब क्या है? फ्यूल है। और वो फ्यूल कब है? जब मान लो मेरे को कोई एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? खाना खाना स्टार्ट करूंगा। भाई खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो हम वहां पे सीधा फ्यूल सेल की बात करते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो इनकी लिमिटेशंस है इसके बारे में हम बाद में, जब हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकेंडरी सेल्स और फ्यूल सेल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल्स क्या क्या होते हैं। तो हम इसमें जो कॉमनली पढ़ेंगे वो H2O2 फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे, H2O2। दूसरा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले प्राइमरी सेल्स के बारे में, ठीक है। और प्राइमरी सेल में हम दोनों के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे ड्राई सेल एंड मरकरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई प्राइमरी सेल में ड्राई सेल क्या होते हैं और मरकरी सेल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको रीड करते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको हम ले रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल, सबसे पहली चीज हम इसमें जो जो रीड करेंगे, हम वो रीड करेंगे कि मेरे पास में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन भाई ये बनता किस किस तरीके से है। दूसरा मेरे पास में हम इसकी डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, और तीसरा हम इसकी वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी वोल्टेज, ये कितनी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम अगर यदि वर्किंग समझना चाहते हैं, अगर मेरे को किसी काम को समझना है, जैसे मान लो सपोज करो अगर यदि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं, मुझे काम करना सीखना है, किसके बारे में? जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि अगर मान लो मेरे को घर बनाना है, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं घर कैसे बनाऊं? जब मैं उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानूंगा। जब मुझे ये कंस्ट्रक्शन पता चल गया बहुत अच्छे से, तो मैं वर्किंग बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन पता चल गई तो मैं वर्किंग को बहुत आराम से बता सकता हूं कि इसके अंदर वर्किंग हुई क्या होगी। क्लियर है। तो हम सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है ड्राई सेल्स की, और जैसे में कंस्ट्रक्शन पता चलेगी हम वर्किंग को बहुत आराम से उसकी रिएक्शंस को मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हुई कैसे। सबसे पहली चीज, ड्राई सेल्स को हम लेकलेंचे सेल भी बोलते हैं, लेकलेंचे सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी करने वाले हैं वो साइंटिस्ट थे, वो जी लेकलेंचे हैं, और उन्होंने 1868 में इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन की थी, ठीक है। क्या किया था उन्होंने? क्या होती है इसकी कंस्ट्रक्शन? तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ के करना है कि किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम हमारे पास में क्या होता है, मेरे पास में एक कंटेनर होता है, और वो कंटेनर बना किस चीज का होता है? वो जिंक का बना होता है। मेरे पास ये कोई कंटेनर है, और ये कंटेनर है वो जिंक का कंटेनर है, जिंक कंटेनर। बात क्लियर है। इसके कंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गया, आप रिएक्शन को बहुत आराम से कर सकते हो, आराम से। मेरे पास में इस कंटेनर में जो है
वो जिंक का बना हुआ है, ये जो कंटेनर बना हुआ है वो जिंक का है। क्लियर। अब इस जिंक कंटेनर के साथ में जो ये इसकी वॉल्स है, इन वॉल्स के साथ में एक लेयर लगा दी जाती है, एक लेयर इसके ऊपर अटैच कर दी जाती है। अब वो लेयर किस चीज की होगी? वो लेयर जो यहां पे अटैच की है, जो यहां पे लगाई जा रही है, वो लेयर इस कंप्लीट कंटेनर के ऊपर, इसको बोलते हैं हम पोरस प्लेट लगी हुई। पोरस प्लेट का मतलब है कि भाई मेरे पास में यहां पे, जैसे अगर मान लो मेरे को दो चीजों को सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके बीच में कोई एक अलग से लेयर डाल दूंगा। तो मेरे को ये जो जिंक कंटेनर है, उस कंटेनर के साथ में ही मैंने एक और लेयर लगा दी। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास में जिंक है, वो मेटल है और वो रिएक्ट कर सकता है किसके साथ में? जो अंदर इसके मटेरियल होगा। अभी तो मैंने खाली डब्बा लिया है ना भाई, जिंक का खाली डब्बा लिया है। अब उसके अंदर मटेरियल क्या है वो हमने अभी नहीं देखा है। अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर एक लेयर लगा दी ताकि जो मैं अंदर इसमें मटेरियल डालूंगा वो उसके साथ रिएक्शन ना कर पाए। क्लियर है? सेपरेट करने के लिए। क्लियर। चलो अब इसके अंदर जैसे ये लेयर डाली है, इसके अंदर मैं एक पेस्ट डाल दूंगा, यहां से यहां तक ऐसे मैं इसमें एक पेस्ट डाल दूंगा। किसका पेस्ट होगा? वो पेस्ट होगा अमोनियम क्लोराइड का, और अमोनियम क्लोराइड में मिक्स होगा ZnCl2। इसका एक पेस्ट मैं यहां पे डाल दूंगा। यहां पे पेस्ट डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड विद जिंक क्लोराइड। ठीक है। अब मेरे पास में 3 लेयर हो चुकी है, पहला जिंक कंटेनर की, फिर दूसरी वो पोरस प्लेट, तीसरा मेरे पास में अमोनियम क्लोराइड की। इसके जो बीचों बीच मैं यहां पे एक कार्बन जो ग्रेफाइट रोड है उसको मैं डाल दूंगा। कार्बन ग्रेफाइट रोड है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेफाइट रोड। ठीक है, ग्रेफाइट रोड। इसके बीचों बीच मैंने सेंटर में, इसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने रख दी। जैसे मैंने इसके यहां पे जो ये ग्रेफाइट रोड रखी है, इस ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ मैं कोटिंग कर दूंगा। कोटिंग का मतलब है मैं इसके चारों तरफ एक पेस्ट लगा दूंगा जो इसके चारों तरफ होगा। किसका होगा वो? यहां पे ब्लैक कलर का MnO2 प्लस कार्बन का जो पेस्ट होगा, मैं उसके ऊपर मरहम कर दूंगा। उसके ऊपर मतलब क्या करूंगा, उसके चारों तरफ लपेट दूंगा। जैसे मेरे पास में मान लो ये ग्रेफाइट रोड है और इसके चारों तरफ क्या लगा दिया मैंने, एक पेस्ट लगा दिया। वो मैग्नीज ऑक्साइड का MnO2 प्लस कार्बन का होगा जो ये बना हुआ। क्लियर है? अब यहां पे जो ये कैप निकलेगी इसको मैं कवर कर देता हूं किसी भी ऐसे मेटल से, किसी भी ऐसे एलिमेंट से। जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पे ब्रास की एक कैप लगा देता हूं, ब्रास कैप जो इसके ऊपर होगी, किसको कवर कर रही है? कार्बन ग्रेफाइट रोड को कवर कर रही है। क्लियर है? ये मेरे पास सेल बना, जहां पे जो ये जिंक कंटेनर है, जिंक है, वो एक्ट करेगा एनोड की तरीके से, और जो ये ग्रेफाइट रोड है वो एक्ट करेगी किसकी तरीके से? कैथोड की तरीके से। वो कैथोड की तरीके से रिएक्ट करेगा। ये कैथोड की तरह से, ये एनोड की तरह से। बात क्लियर है? तो अब मेरे को क्या लगना चाहिए, मतलब मैं जो इस सेल को देखूं तो मुझे ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास में एनोड है, इसका मतलब मेरे पास यहां पे कैथोड, यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। मैं इससे क्या समझ सकता हूं, जो मैंने कंस्ट्रक्शन देखी है, मैं यहां से क्या समझ सकता हूं कि मेरे पास जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मेरे पास ये कैथोड है, ये एनोड है, तो मेरे पास में प्लस माइनस चार्ज भी होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चले जाएंगे, कैथोड पे चले गए, और कैथोड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा किसको? चाहे वो अंदर कुछ भी रखा है, वो अंदर रिएक्शन होगी, उसको देना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन देखी वो इसी तरीके से, भाई एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और रिएक्शन होती है। बात क्लियर है? इसी के पीछे आपका रीजन छुपा है कि सेल्स डैमेज क्यों हो जाते हैं, लंबे टाइम पीरियड तक क्यों नहीं चलते, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। क्यों होता है वो हम देखते हैं। पहले ये कंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन का मतलब है हम इसमें अब ये चेक करते हैं कि मेरे पास में यहां पे क्या क्या रिएक्शंस हो रही होंगी, किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा होगा। ध्यान से समझना है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं।
वर्किंग। अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो मैं बहुत आराम से इसकी जो वर्किंग है वो समझा सकता हूं। कैसे? देखो, पहली चीज, जब मेरे पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और वो होने लग रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूं एनोड पे रिएक्शन हो रही है, और वो किसकी हो रही है? जिंक की। क्योंकि मेरे पास जो कंटेनर है जिंक का, ये जिंक कंटेनर रिएक्ट करेगा, क्योंकि एनोड है, ऑब्वियस सी बात है। जब रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा? जिंक से जिंक 2+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही हुआ, यही हुआ है भाई। जिंक है सॉलिड, उसने जिंक 2+ दिया, 2+ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, निकल गए। जैसे ही आयन बनेंगे तो वो जिंक 2+ आयन्स यहां पे आ गए, जिंक 2+ आयन यहां पे आ गए। इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे यहां से यहां पे इस तरीके से, लेकिन जैसे ही जिंक 2+ बना, उसने देखा अंदर NH4Cl पड़ा है विद ZnCl2, विद ZnCl2, तो जिंक 2+ बन के अंदर आ गया। अंदर आया तो मेरे पास में इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यहां आने की बजाय ये तुरंत इस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ में रिएक्शन करेगा, जिंक 2+ एक्वस बना, ये तुरंत रिएक्शन करेगा किसके साथ में? NH4Cl के साथ में, और रिएक्शन करके ZnCl2 बना देगा प्लस NH4 पॉजिटिव बना देगा। देखो ध्यान देना है, यही हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, यहीं से मेरे पास में रिएक्शन का पता चल जाता है। होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और वो इस रास्ते से होते हुए जाए, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। हमने इसको एक वायर से कनेक्ट किया और बीच में बल्ब लगा रखा है, तो भाई यहां पे ये ग्लोइंग होनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? यहां पे अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में? जिंक 2+ के बीच में और अमोनियम क्लोराइड के बीच में। और जैसे रिएक्शन हुई तो इसने प्रोड्यूस कर दिया NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर दिए, अमोनियम आयन। ध्यान देना है, अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर दिए। क्लियर है? ये सारी रिएक्शन मेरी यहां पर हो चुकी है। अमोनियम आयन बनना कब चाहिए था? बनना चाहिए था जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां आने के बाद में अमोनियम टूटे, अमोनियम आयन बनाए, वो बनना चाहिए था कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। लेकिन बन कब रहे? शुरुआत में बन गए। क्लियर है? अब जैसे ही वो बना, वो बनने के बाद हुआ क्या? अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल का मतलब है ये ऑक्सीडेशन में ही हुई है। जैसे ये रिएक्शन हुई है तो मेरे पास यहीं पे रिएक्शन बन गई भाई, जिंक 2+ से जिंक 2+ कट गया तो मेरे पास ये बन गई जिंक प्लस NH4Cl गिव्स ZnCl2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से मेरी ये रिएक्शन हो चुकी है, ये रिएक्शन बन गई है। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी ये रिएक्शन बन गई तो ZnCl2 Zn2+, तो मेरे पास में यहां पे रिएक्शन को बैलेंस कर लो कि भाई ये 2 ले लो, ये भी 2 ले लो। ठीक है, हो गया, ये ट्वाइस और ये ट्वाइस। देखते हैं जब ये मेरे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई तो अब हम देखते हैं इसके रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन पे क्या क्या होगा? रिडक्शन पे रिएक्शन देखते हैं भाई। रिडक्शन देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि मेरे ऑक्सीडेशन पे जो रिएक्शन हो रही है ओवरऑल ये बनी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहां से अमोनियम आयन बना है, वो अमोनियम कहां जाएगा? इस अमोनियम का तो यूज होना है, क्योंकि ये अमोनियम बनना चाहिए था कार्बन कैथोड पे जाके, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, फिर ये अमोनियम बनना चाहिए था। लेकिन इसने किया क्या? अब ये पहले ही अमोनियम आयन बन गया, जनरेट हो चुका है, तो इसलिए अब अमोनियम आयन, देखो अमोनियम आयन बना कैसे? अमोनियम आयन के बनने का रीजन क्या है? हम देखो एक चीज पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपके अभी इसी में यूज आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक ऐसा मेटल है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एलिमेंट है या मेटल है, कोई भी है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और दूसरा कोई भी एक एलिमेंट है जिसके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो उसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो मेरे पास एक डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस मेरे पास यहां पे हुआ है।
अमोनिया के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, अमोनिया के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्टिंग करता है, तो अमोनियम पॉजिटिव बना है, H आयन अमोनियम पॉजिटिव। अब अमोनियम पॉजिटिव किससे बना है? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने से बना है। इसका मतलब क्या है? ये एक एसिडिक नेचर का बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक कंपोनेंट होगा, और एसिडिक कंपोनेंट है तो इसलिए ये बहुत आसानी से डिसोसिएट भी हो सकते हैं। कैसे होगा? अमोनियम आयन अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। कैसे? जब 2 अमोनिया NH4 पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास बनेगा ट्वाइस ऑफ NH3 दैट इज गैस प्लस H2 दैट इज गैस। अब एक बात यहां पे देखो, अमोनिया भी मेरी गैस है, H2 भी मेरा गैस है, दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, दो गैसेस, और दोनों गैसेस का प्रोड्यूस होने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में अगर यदि ये गैस कलेक्ट हो गई एक जगह पे तो ये इसको ब्लास्ट कर सकती है। तो मुझे इस गैस को यूज करना है कि किसी भी तरीके से ये इसको एक्सप्लोजन में काम ना आए, नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो हम इसका कैसे यूज करेंगे? कैसे यूज करें भाई? मेरे पास में सबसे पहले अमोनिया देखते हैं, क्योंकि हमने एक वर्ड पढ़ा है, क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं? जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और मेरे पास में NH4 पॉजिटिव NH4Cl तो यूज हो गया है, लेकिन सॉल्यूशन में अभी पड़ा हुआ है ZnCl2। ZnCl2 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा किसके साथ में? अमोनिया गैस जो पड़ी है, मतलब अमोनिया गैस एक लिगेंड की तरह काम करते हैं, लिगेंड की तरह, और लिगेंड की तरह काम करेगा तो मेरे पास में ये जो अमोनिया गैस प्रेजेंट है, ये अमोनिया गैस क्या बनाएगी? एक कॉम्प्लेक्स बना देगी ZnNH3 का होल ट्वाइस दैट इज Cl2। कॉम्प्लेक्स बन गया, सेटल डाउन, अमोनिया गैस खत्म, उसका काम ही नहीं बचा, क्योंकि अमोनिया क्या हो गई? कंज्यूम हो चुकी है। किसने कर ली? ZnCl2 ने। हो गया, काम खत्म हो गया। मतलब अब मेरे पास में हाइड्रोजन गैस पड़ी, भाई इसको कहां ले जाएंगे फिर? ये भी यूज करते हैं। कहां पे करते हैं? जो मेरे पास में कार्बन रोड ली है हमने, उस कार्बन रोड के चारों तरफ हमने एक पेस्ट यूज किया। किसका पेस्ट लिए? मैग्नीज ऑक्साइड का, MnO2 का विद कार्बन लिए। यहां से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इस MnO2 के साथ में रिएक्ट करेगी, MnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगी तो मेरे पास में Mn2O3 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या चीज हमारे पास में यहां पे बना क्या है? वाटर बना है। अगर यदि मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखूं यहां पे, तो मेरे पास में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? Mn बैलेंस करते हैं, दैट इज ट्वाइस 4। तो मेरे पास में यहां पे कितना वाटर कितना बनेगा भाई? 3 तो ये हो गए, 1 ठीक है हाइड्रोजन है, यही है, कैंसिल करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, खत्म हो गए। तो मेरे पास में रिएक्शन क्या बनी? यहां से मेरी रिएक्शन बनी ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस ZnCl2 प्लस क्या यहां से MnO2। इसको अगर हटा भी दे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसको हम हटा देते हैं, कोई यूज नहीं है इसका, हम कोई यूज नहीं भी लेते हैं क्योंकि ये तो साइड प्रोसेस हो रही है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो मेरे पास में दूसरा बना ट्वाइस ऑफ MnO2 गिव्स, और साथ में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मेरे पास यहां से रिएक्शन बनी है, वो बनी है Mn2O3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मेरे पास ये दोनों रिएक्शंस, ध्यान से देखूं दोनों रिएक्शंस को, तो मेरे पास में मिला क्या कि जो वाटर है ये बनने लग रहा है, वाटर बन रहा है। आपने कई बार ही देखा होगा, सेल को जब आप फोड़ के देखोगे बीच से, जब बीच से तोड़ के देखोगे तो आपको दिखेगा, जब वो डेड हो जाता है उसके बाद में तोड़ के देखना, ऐसा नहीं आप लेके आओ और लेके आते तोड़ के देखोगे, नहीं, जब वो खत्म हो चुके हैं तब देखना अंदर से वो चिपचिपा लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर जब वो यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, तो वहां पे वाटर प्रोड्यूस हुआ, और वो वाटर प्रोड्यूस होने से उसको क्या बना दिया? चिपचिपा बना देते हैं। बात क्लियर है? तो मेरे पास में इस वजह से वो होता है। अब मेरी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी रिडक्शन रिएक्शन ये हो रही है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो रही है। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको साफ कर दिया है। मैं इस रिएक्शन को अब ऊपर लिखता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 गिव्स क्या दे रहे हैं, Mn2O3 प्लस H2O, और वो साथ में अमोनिया गैस भी दे रहे हैं। अमोनिया गैस भी बन रही है, क्योंकि हम वहां पे ये भी तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन वाले, उसको तो खत्म कर दिया हमने, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन काट दिया, कैंसिल कर दिया। हम उसमें बीच में उस रिएक्शन को भी मेंशन कर सकते हैं H2, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे रिएक्शन हो गई ये, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, खत्म हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, NH4 पॉजिटिव से NH4 पॉजिटिव खत्म। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो जिंक ट्वाइस ऑफ NH4Cl प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 ये बना। ये दे रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस Mn2O3 प्लस H2O। इनको मेंशन करो या ना करो कोई जरूरी नहीं है, अगर मेंशन कर रहे हो तो कर भी सकते हो। NH3H2 कितने बन रहे हैं, 2 अमोनिया बन रहे हैं, H2 कितने बन रहे हैं, वो 1 बन रहे हैं। बात क्लियर है? तो मेरे पास यहां पे ओवरऑल रिएक्शन जो बन के आ रही है वो बन के आ रही है। आपको बुक में कैसे मिलेगा, यहां पे ये Cl है, ये पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा, और Cl2 है वो 2 पॉजिटिव फॉर्मेट में मिलेगा। तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आयनिक में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्मल लिखेंगे तो नॉर्मली भी मेंशन कर सकते हैं। बहुत आराम से समझना है इस रिएक्शन को, बिल्कुल आराम से, स्टेप टू स्टेप हमने बताया कि इसमें रिएक्शन क्या हो रही है। अब वो सेल डैमेज रखे रखे क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने बोला एनोड से निकल के कैथोड पे जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में रिएक्शन करने आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, और वो रिएक्शन हम नहीं करवा रहे हैं, वो अपने आप होने लग रही है। किसके अंदर, सेल के अंदर। बात क्लियर है? तो धीरे धीरे वो सेल के अंदर कंज्यूम होगा तो वो खत्म कर देगा ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड जो मेरे पास में बना है, जिंक कैथोड है, जो जिंक एनोड है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो इसको कोरोड कर देगा, खत्म कर देगा, कोरोजन कर देगा, और खत्म कर दिए। तो हमारे पास कई बारी सेल आपने देखा होगा बीच से फूल जाता है, मोटा हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि वहां पे कोरोजन हो जाता है, किसका, अमोनियम क्लोराइड जिंक को रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, जिसको हम कई बारी बोल देते हैं लीक प्रूफ। अब क्योंकि वो सेल फटे ना तो हम उसके बाहर एक और कोटिंग करते हैं जिसको हम बोल देते हैं लीक प्रूफ सेल्स, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी, लीक प्रूफ सेल्स क्या होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। बात क्लियर है? दूसरी और इसकी जो लास्ट थिंकिंग है, और वो है वोल्टेज के बारे में, कि ये जो सेल है वो कितनी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, कितनी वोल्टेज देंगे। तो इनकी जो वोल्टेज होती है 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच में इनकी वोल्टेज होती है। अब कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इनकी वोल्टेज फिक्स क्यों नहीं होती है, वेरी करती है। क्यों करती है? वो 1.25 से 1.50 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस रिएक्शन में आयंस प्रेजेंट होने की वजह से। अब आयन है तो ऑब्वियस सी बात है, कभी वो आयन बड़े हो गए, कभी वो घट गए, कभी बढ़ गए, कभी घट गए, तो हमारे पास में जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है, इसलिए मेरे पास में ड्राई सेल में वेरिएशन मिलता है। क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे मेरे पास में दूसरा सेल आता है जिसको हम बोलते हैं मरकरी सेल। दूसरा सेकंड हम, क्योंकि हम प्राइमरी सेल को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं और कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद में ही हम इसको छोड़ेंगे। तो हमारे पास दूसरा सेल आता है, इसको और देख लेते हैं, मरकरी सेल। बिल्कुल एज इट इज है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है कि हमारे पास में मरकरी सेल में क्या होगा, उसमें पीछे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास में सेल है मरकरी सेल। सिमिलर तरीके से मेरे पास में इसका सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है इसका? कंस्ट्रक्शन क्या है? सिमिलर है कि मेरे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर किसका बने, जिंक का बने, जिंक का कंटेनर बने। ठीक है, जिंक कंटेनर हो गया। ठीक है,
अब वही सेम काम यहां पे अंदर एक लेयर जो इसको क्या कर रही है, सेपरेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पोरस प्लेट लगी हुई है। पोरस प्लेट इसके साइड में लगी है, जो क्या करेगी, इसके अंदर जो सिस्टम भरा हुआ है, जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको सेपरेट करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भर दिया हमने, यहां तक हमने भर दिया, इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट है HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड विद KOH, एल्कलाइन मीडियम में, KOH बेसिक मीडियम में। और जो यहां पे प्रेजेंट है मरकरी, वो मोइस्ट है, ऐसा नहीं है मरकरी ऑक्साइड है, वो मोइस्ट है। मोइस्ट का मतलब है इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये मॉइस्चर्स प्रेजेंट है इसके। क्लियर? ठीक है, अब इसके बीच में हमने यहां पे डिप कर दी है ग्रेफाइट रोड, यहां पे लगा दी है ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड लगा दी है इसके बीच में। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसमें होता क्या है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। इनको कैपिंग करेंगे तो कैपिंग करने के लिए इसके ऊपर एक और वो लगा देंगे, भाई कोई भी मेटल का हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, जिससे रिएक्शन मतलब हम ये इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन वर्किंग क्या होती है, इसकी वर्किंग देखो ध्यान से समझना, इसकी वर्किंग क्या होगी। हमारे पास में जो मेरे पास ये जिंक है, ऑब्वियस सी बात है, ये जिंक है वो एनोड है, और ये जो ग्रेफाइट रोड है दैट इज कैथोड, दैट इज कैथोड। ठीक है, अब मेरे पास वर्किंग में सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन, और किसका ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरे पास जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो जिंक 2+ में जा रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जा रहा है। टूट गया, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑक्सीडेशन होगा तो वो टूट जाएगा, टूट गया। अब जैसे जिंक टूटा वो डिसोसिएट होकर अंदर आएगा, अंदर आया तो मेरे पास में जिंक 2+ आयन में प्रेजेंट है, और जैसे वो अंदर आया तो यहां पे बेस प्रेजेंट है, बेस OH- आयन प्रेजेंट है, और आयन प्रेजेंट है तो यहां पे जो जिंक है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, और जैसे ही रिएक्ट किया तो क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है 2 नेगेटिव चार्ज लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहां से तो वाटर निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, जिंक ऑक्साइड बना दिया प्लस H2O बना दिया। अगर मैं कैंसिल करूं तो जिंक 2+ से जिंक 2+ कैंसिल हो गया, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरी रिएक्शन बनी किस पे, एनोड पे, जो मेरे पास में ऑक्सीडेशन पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन होगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ आए, हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, मरकरी है, रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन करेगा कि भाई मेरे पास जो, अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, कौन सा, जिसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन बोलेंगे, तो हम सेकेंड स्टेप यूज करते हैं, रिडक्शन में मेरे पास जो यहां पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, यहां पे जो मरकरी ऑक्साइड प्रेजेंट है, HgO प्रेजेंट है, ये मॉइस्चर्स के साथ प्रेजेंट है, ये रिएक्शन करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, तो यहां पे बनेगा HgO विद H2O गिव्स, क्या देगा, वो देगा मेरे पास में मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, किनको एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और क्या बनाएगा, वो बना देगा मेरे पास में Hg प्लस क्या बना, क्या बचा, क्या है भाई, ऑक्सीजन ये ले गया तो यहां पे 2 OH- चार्ज बच गया, 2 OH- चार्ज, 2 नेगेटिव इधर है, 2 नेगेटिव इधर है, तो मेरे पास यहां से रिएक्शन बची है, ये रिएक्शन यहां पे हो रही है, ये रिएक्शन यहां पे हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट में, तो मेरे पास रिएक्शन क्या आई, 2 OH- से 2 OH-, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, वो आ रही है मेरे पास में जिंक सॉलिड प्लस, ध्यान से देखना है इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, ओवरऑल रिएक्शन जिंक सॉलिड, ये रहा, किसके साथ में, HgO
दैट इज सॉलिड गिव्स, क्या दे रहे हैं मेरे पास में, ZnO दैट इज सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, Hg लिक्विड। अब देखो कमाल की बात, यहां पे कमाल की बात क्या है, क्या मेरे पास कोई भी आयन प्रेजेंट है इस ओवरऑल रिएक्शन में? नहीं है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है ओवरऑल रिएक्शन में, जो आयन है वो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो रिएक्शन हो रही है, क्या इसकी वोल्टेज वेरी करेगी? क्या वोल्टेज वेरी करेगी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या इसकी वोल्टेज वेरी करेगी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो हमने सेल देखा था उसमें आयंस प्रेजेंट थे, क्योंकि जो वोल्टेज है वेरी करेगी वो किस वजह से करेगी, आयंस की कंसंट्रेशन पे। वो आयंस में भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बात क्लियर है। लेकिन अब यहां पे कोई आयन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज वेरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग देख सकते हैं या बताइए, ठीक है। कितनी वोल्टेज होगी वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इसमें कितनी वोल्टेज होती है, जो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें वेरिएशन नहीं होते हैं, बात क्लियर है। तो मेरे पास में यहां पे अब सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है क्या, कि यहां पे मरकरी प्रेजेंट है। जैसे मान लो सपोज करो, क्या आपसे ये पूछ लिया जाए अगर मेरे पास में मरकरी सेल है वो डैमेज हो गया, तो क्या हम उसको ऐसे रैंडमली फेंक सकते हैं? तो उसके पीछे रीजन होगा नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि जब वो मरकरी वाली रिएक्शन होगी, जब वो सेल डैमेज होगा, तो उसके बाद उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मरकरी लिक्विड स्टेट में मरकरी प्रोड्यूस हो जाएगा। और मरकरी इज ए पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, बात क्लियर है। अगर यदि हमने उसको एनवायरनमेंट में ऐसे फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, तो वो क्या करेगा, पोल्यूटेंट, पोल्यूशन का काम करेगा। और जब पोल्यूशन का काम करेगा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम उसको ले और कहीं भी फेंक दे, जैसे वो खत्म हुआ, खत्म होने के बाद फेंक दो, नहीं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कि जब वो खत्म हो गया है तो उसको हम फेंक सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम जितने भी वॉच सेल्स हैं, रिस्ट वॉच है, छोटे सेल्स होते हैं जो छोटे छोटे नहीं आते बटन सेल्स, उनमें यूज होता है मरकरी सेल्स का, बात क्लियर है। तो क्या होता है ड्राई सेल, क्या होता है मरकरी सेल, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से, और किस टाइप से रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को हमने बिल्कुल आराम से डील किए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इनमें किस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन कैसे आ रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। कंफ्यूजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स देखने, कौन कौन से, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, दूसरा फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, और तीसरा अगर यदि टाइम बचा तो हम डिस्कस करेंगे कोरोजन को कैसे रोकेंगे या रस्टिंग को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, रस्टिंग क्या होती है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।